हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 202 का जून 24 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर ई। तो ये बोल रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन RISC प्रोसेसर एंड CISC प्रोसेसर, गिव यूटिलिटी ऑफ ईच। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग को रिस्क प्रोसेसर और सिस्क प्रोसेसर के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, रिस्क RISC मतलब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। तो देखिए, RISC processor utilize a small set of simple instructions that are designed to execute very quickly, typically in a single clock cycle. The architecture focus on a highly optimized instruction set and efficient pipelining. तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, यानी कि RISC प्रोसेसर में क्या होता है ना, ये हम लोगों का स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सिंपल इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर हम लोगों का एग्जीक्यूशन बहुत जल्दी होता है और जिसके अंदर का ऐसे समझिए कोड समझिए या फिर प्रोग्राम समझिए, वो बहुत छोटा होता है, 1 लाइन 2 लाइन के अंदर का ही होता है, ठीक है। तो उसी वो होता है रिस्क प्रोसेसर, इन्हीं सब स्मॉल सॉर्ट ऑफ सिंपल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, समझे। ये दिस आर्किटेक्चर फोकस ऑन हाईली ऑप्टिमाइज इंस्ट्रक्शन सेट एंड एफिशिएंट पाइपलाइनिंग। ये हम लोगों का वही फोकस करता है कि हाईली ऑप्टिमाइज इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन पूरा अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड हो, है ना, एकदम सिंपल वे का हो, 1-2 लाइन का हो और जो बहुत जल्दी प्रोसेस हो, उसका काम मतलब उस इंस्ट्रक्शन को ये करता है रिस्क, समझे। जिससे क्या होता है, एफिशिएंट पाइपलाइनिंग भी हो जाती है। तो आप देखिए की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पहला तो हो गया सिंप्लिसिटी, है ना, ये बताया उसी में समझ गए कि भाई सिंप्लिसिटी ये मेंटेन करके रखता है। तो देखिए, रिस्क इंस्ट्रक्शन आर सिंपल एंड फिक्स्ड इन लेंथ, मेकिंग देम ईजियर टू डिकोड एंड एग्जीक्यूट। वही है कि भाई ये सिंपल होता है, ये हम लोगों का इसका लेंथ फिक्स रहता है, ये सिंपल दिखता है ना, कोड भी इसका सिंपल होता है, जिससे क्या होता है कि हम लोग इसको आसानी से डिकोड कर सकते हैं और एग्जीक्यूट करना भी ईजी होता है, ठीक है, क्योंकि सिंपल कोड होता है। ये हो गया, मतलब कोड मतलब ऐसा समझिए कि उसके अंदर का प्रोग्राम, उसके अंदर का काम, है ना। फिर देखिए लोड स्टोर आर्किटेक्चर। तो देखिए, रिस्क आर्किटेक्चर्स जनरली यूज अ लोड स्टोर मॉडल वेयर ऑपरेशंस आर परफॉर्म ओनली ऑन रजिस्टर एंड मेमोरी एक्सेस इज लिमिटेड टू लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देखिए, ये हम लोगों का लोड एंड स्टोर पे काम करता है। मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं ना, वो डायरेक्ट रजिस्टर पे होते हैं, मतलब जो रजिस्टर के अंदर जो डेटा है मेमोरी हो, उसी के ऊपर डायरेक्ट ये काम करता है। एंड मेमोरी एक्सेस इज लिमिटेड टू लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन। और इसका जो मेमोरी एक्सेस है वो भी एकदम फिक्स रहता है कि भाई मेमोरी इसके अंदर लोड कर सकते हैं और फिर रजिस्टर के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं और फिर वहीं से जो काम करना है वो कर सकते हैं। सब सारा काम हम लोग का रजिस्टर के ऊपर ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आता है पाइपलाइनिंग। तो RISC of processors are designed for pipelining, allowing multiple instructions to be processed simultaneously at different stage of execution, ठीक है। तो पाइपलाइनिंग देखिए, इस तरह का जो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग करके क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 7 मार्क्स का। और ये चीज़ ना मैंने MCS 12 में बताया था एकदम डिटेल में, इसलिए मैं बोलता हूँ जब मैं ये करवा रहा हूँ ना, तो जब आप ये सब पाइपलाइनिंग देखोगे ना, तो अगर मान लीजिए आप MCS 12 का देखे होते ना, तो आप ये पाइपलाइनिंग सुनते ना, आप तुरंत कैच कर लेते, अरे भाई ये तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग होता है, जिसके अंदर भाई एक काम करते हैं, फिर उसी का डेटा उठा के दूसरे में लगा देते हैं, फिर दूसरा काम भी एक साथ होने लगता है। तो ये चीज़ आप तुरंत कैच कर लेते हैं। इसलिए मैं बोला हूँ कि MCS 12 का भी जरूर देखिएगा, इससे आपका माइंड खुलेगा, है ना। मान लीजिए कोई क्वेश्चन एकदम रैंडम सा आ गया है, पर आपको उसके अंदर का 1-2 ये भी चीज़ दिख गया कि अरे भाई इसमें पाइपलाइनिंग पूछ रहा है, तो आप लिख के आ सकते हो, समझे। तो इसलिए पाइपलाइनिंग क्या होता है कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ना, मल्टीपल काम को साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ करने को ही पाइपलाइनिंग करते हैं, समझे। तो यही होता है कि भाई रिस्क प्रोसेसर जो होता है वो डिजाइन फॉर पाइपलाइनिंग, अलाउइंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि डिफरेंट स्टेज एग्जीक्यूशन के वक्त साइमल्टेनियसली काम करता है ना, रिस्क के अंदर। तो ये हो गया पाइपलाइनिंग। फिर आता है फ्यूअर एड्रेसिंग मोड। तो रिस्क आर्किटेक्चर टेंड टू हैव फ्यूअर एड्रेसिंग मोड्स, सिंप्लीफाई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। इसका क्या होता है कि इसका फ्यूअर एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, ये बहुत कम इसका एड्रेसिंग मोड्स होता है, जिससे क्या होता है कि हम लोग का इसका जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है वो एकदम सिंप्लीफाई रहता है और तेजी से होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसका देखिए, ये हो गया हम लोग का रिस्क के बारे में, ठीक है, नॉर्मल सा चीज़ था। अब इसका यूटिलिटी पूछ रहा है ना, सबका यूटिलिटी पूछा है। तो यूटिलिटी क्या है, एम्बेडेड सिस्टम, यानी कि रिस्क प्रोसेसर्स आर वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम ड्यू टू देयर एफिशिएंसी एंड लो पावर कंजप्शन। तो ये हम लोग का एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि भाई ये इफेक्टिव है ना, ड्यू टू इसकी एफिशिएंसी एंड लो पावर कंजप्शन, यानी कि पावर भी कम खाता है, इसलिए हम लोग का ये एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ होता है।
उसके बाद आता है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। तो द सिंप्लिसिटी एंड हाई स्पीड ऑफ रिस्क इंस्ट्रक्शन make them suitable for application requiring high performance and quick response times such as graphic processing and real time application। ये हम लोगों का हाई परफॉर्मेंस में भी काम आता है, जैसे कि आपको पता है कि भाई सिंपल होता है और ये तेज़ी से काम भी करता है, इसलिए ये हम लोग का सूटेबल हो जाता है जहाँ पे हम लोग को हाई परफॉर्मेंस और क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ती है वैसे एप्लीकेशन में, जैसे कि हो गया कोई ग्राफिक प्रोसेसिंग वाला काम या फिर रियल टाइम एप्लीकेशन जहाँ पे होते हैं वहाँ पे हम लोग का रिस्क का यूज़ किया जाता है। समझे? तो ये हो गया हम लोग का की कैरेक्टरिस्टिक और यूटिलिटी रिस्क के बारे में। अब दूसरा क्या है? सिस्क, SICS। तो ये क्या होता है? SISC, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, नाम से पता चला कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन है ना। ये छोटू मोटू काम के लिए था, तो ये होगा अच्छे काम के लिए, मतलब बड़े काम के लिए। तो सिस्क प्रोसेसर्स हैव मोर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट दैट अलाउ अ सिंगल इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट मल्टीपल ऑपरेशंस और एड्रेस डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज एम्ड एट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम। तो सिस्क प्रोसेस क्या होता है? वही जिसका इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होता है और जो अलाउ करता है कि वो एक ही साथ सिंगल इंस्ट्रक्शन में मल्टीपल काम करे। समझे? मल्टीपल काम करे और अलग अलग डिफरेंट एड्रेस पे काम कर ले। समझे? डिफरेंट एड्रेस डेटा टाइप पे भी काम करे, तो वो होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या करता है? एम्ड एट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम। इससे क्या होता है कि हम लोगों को नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ना हर प्रोग्राम में करने के, उसको कम करने का काम करता है, क्योंकि हम लोग एक ही इंस्ट्रक्शन के अंदर ना बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, बहुत मात्रा में काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि भाई ओवरऑल जो प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन होगा वो कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि एक ही इंस्ट्रक्शन में बहुत सारा काम कर लेते हैं। तो ये होता है हम लोग का कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। अब इसका की कैरेक्टरिस्टिक, तो पहला था भाई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, ऑब्वियस सी बात है। सिस्क इंस्ट्रक्शन कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क अलाउइंग अ सिंगल इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट several low level operation like loading data, performing arithmetic and storing result। तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि मल्टीपल टास्क करता है, मैंने बताया आपको, और वो भी सिंगल इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हो जाता है ना। सिंगल इंस्ट्रक्शन के अंदर ही बहुत सारा लो लेवल ऑपरेशन कर लेता है, लाइक डेटा को लोड भी कर लिया, उसके अंदर कोई परफॉर्म करना है, लाइक अर्थमेटिशन करना है ना, अर्थमेटिक कुछ करना है वो कर लिया, और उसके रिजल्ट को स्टोर कर लिया, ये सब एक ही इंस्ट्रक्शन में कर देता है। समझे? तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। फिर आता है वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन। तो ये क्या होता है? इंस्ट्रक्शन कैन वेरी इन लेंथ विच कैन कॉम्प्लिकेट इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग बट अलाउ फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी। इसका जो होता है हम लोग का इंस्ट्रक्शन का जो वेरिएबल लेंथ है वो बदलते रहता है। जैसे इसमें क्या था रिस्क में कि हम लोगों का इसका जो वेरिएबल लेंथ है या फिर जो इसका इंस्ट्रक्शन का लेंथ है वो फिक्स रहता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसका जो होता है कि हम लोग का लेंथ बढ़ते रहता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, जिससे क्या होता है कि ये इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग में भाई मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए पहले इसके अंदर 2 डेटा ही सम हो रहा था, अब थोड़ी देर के बाद क्या हो गया कि 10 होने लगा है, तो हम लोग को इसको डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही क्या होता है कि हम लोग को ये फ्लेक्सिबल भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पहले 2 था, अब मैं चाहूँगा तो इसके अंदर और भी ऐड कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ, 10 कर सकता हूँ। तो ये फ्लेक्सिबल तो हो जाता है, लेकिन डिकोडिंग में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है रिच एड्रेसिंग मोड्स। तो सिस्क आर्किटेक्चर्स प्रोवाइड अ वाइड वेराइटी ऑफ एड्रेसिंग मोड्स टू फैसिलिटेट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन डायरेक्टली ऑन मेमोरी। ठीक है, तो ये हम लोग का रिच एड्रेसिंग मोड रहता है, यानी कि इसमें क्या करता है कि हम लोग को वाइड वेराइटी ऑफ एड्रेसिंग मोड प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को डायरेक्टली मेमोरी के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है रिच एड्रेसिंग मोड। उसके बाद आता है फ्यूअर रजिस्टर। तो ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ डायरेक्टली मैनिपुलेट मेमोरी, सिस्क प्रोसेसर ऑफन यूज फ्यूअर रजिस्टर कंपेयर टू द रिस्क प्रोसेसर। तो यह इसके अंदर हम लोग का कम रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली मेमोरी को मैनिपुलेट कर सकता है ना, यानी कि ये डायरेक्टली मेमोरी पे काम कर सकता है, उसके अंदर चेंज कर सकता है, इसलिए इसको ज़्यादा रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन वही चीज़ जो ये था, इसके अंदर हम लोगों को रजिस्टर के अंदर ही सारा काम होता था, इसलिए हम लोग को यहाँ पे रजिस्टर ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे मेरे को उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये डायरेक्ट मेमोरी के ऊपर ही खेल खेलता है। तो सिस्क प्रोसेसर ऑफन यूज फ्यूअर रजिस्टर कंपेयर टू रिस्क ऑपरेशन। ठीक है, तो ये हो गया भाई सिस्क के बारे में। अब इसकी यूटिलिटी क्या है? तो जनरल पर्पस कंप्यूटिंग। तो सिस्क प्रोसेसर्स आर कॉमनली यूज्ड इन जनरल पर्पस कंप्यूटिंग environments like personal computer and server where compatibility with legacy software and a rich instruction set are beneficial। तो ये हम लोग का जनरल पर्पस में यूज़ होता है, जो हम लोग आप लोग में कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना, वो सब में हम लोगों का किसका यूज़ होता है? सिस्क का यूज़ होता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा काम एक ही साथ कर लेते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन। लाइक अगर मैं खुद ही देखूँ
तो मैं यहाँ पे ये PDF खोल के रखा हूँ, हो सकता है YouTube खोल के रख सकता हूँ। तो इस तरह से हम लोग इंस्ट्रक्शन बहुत सारा काम कर लेते हैं एक ही बार में, ठीक है। तो इसलिए मेरे को ये जनरल पर्पस में यूज़ होता है। और फिर आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कैन सिंप्लीफाई प्रोग्रामिंग बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन नीडेड फॉर अ सर्टेन टास्क, मेकिंग इट ईजियर फॉर डेवलपर टू राइट इफिशिएंट कोड। ये हम लोगों का भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यूज़ होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ये क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है प्रोग्राम को। कैसे? वो जो रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो इंस्ट्रक्शन होता है उसके नंबर ऑफ को कम कर देता है। मतलब कम इंस्ट्रक्शन लगा के आप लोग उतना ही काम कर सकते हो जितना आप पहले कर रहे थे। तो ये क्या होता है कि थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता है ना, डेवलपमेंट को फॉर सेंटर टास्क, मेकिंग इट इजियर टू डेवलप द राइट कोड इन एफिशिएंट वे। इससे क्या होता है कि भाई डेवलपर के लिए आसानी हो जाती है कि वो एफिशिएंट कोड लिख के, कम कोड लिख के ज़्यादा काम कर सके, ठीक है। तो ये सब हम लोग का होता है सिस्क में। तो यही हो गया, मैंने एकदम अच्छे से बताया। आपको ज़रूरी नहीं ये पूरा लिखना है, आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। पहले आपने इतना लिख दिया की कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने 2 पॉइंट ही लिखा है ना, फिर यूटिलिटी में 1 पॉइंट लिख दिया, फिर सिस्क के अंदर भी की कॉम्प्लेक्सिटी में मतलब की कैरेक्टरिस्टिक में 2 लिखा, और इसके अंदर भी यूटिलिटी में 1 लिख दिया। तो ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके लिख सकते हो, है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर F देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले वही बात, अगर आपको ये वाला PDF चाहिए MCS 202 जून 24 वाला, तो आप क्या कीजिए, इंस्टा पे मुझे मैसेज कर दीजिए। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये फ्री PDF नहीं है, पेड PDF है, ठीक है। तो आप चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। व्हाट इज एन इंटरप्ट? एक्सप्लेन द यूज ऑफ इंटरप्ट इन इनपुट आउटपुट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्या पूछ रहा है कि इंटरप्ट क्या होता है? ये क्वेश्चन भी मैंने MCS स्टूडेंट में बताया हुआ है कि इंटरप्ट क्या होता है, वो सब चीज़, है ना। तो देखिए, एन इंटरप्ट इज अ सिग्नल सेंट टू द प्रोसेसर बाय अ हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंडिकेटिंग दैट एन इवेंट हैज अकर्ड दैट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन। देखिए, इंटरप्ट नॉर्मल लाइफ में भी इंटरप्ट क्या होता है, कोई काम कर रहा है, आप जाके उसको इंटरप्ट कर दिए, मतलब टोक दिए, उसको रोक दिए कि भाई वो कोई काम कर रहा था, मैंने उसको इंटरप्ट कर दिया, रोक दिया जाके कि सुन भाई, है ना। तो वही कंप्यूटर की भाषा में वही होता है। इंटरप्ट क्या होता है कि एक सिग्नल होता है जो प्रोसेसर को सेंड बाय द प्रोसेसर, मतलब सेंड टू द प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसर को भेजा जाता है किसके द्वारा, या तो हार्डवेयर डिवाइस या फिर कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के द्वारा, ये दिखाने के लिए कि अभी जो इवेंट हो गया है ना, उसको इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है, वो कुछ काम कर रहा था, उसके अंदर कोई दिक्कत आ गया, तो वह जाके CPU को बोला, यानी कि प्रोसेसर को बोला भाई सुन सुन सुन। प्रोसेसर कोई और काम कर रहा था, मतलब CPU कोई और काम कर रहा था, ये सॉफ्टवेयर जाके बोला भाई सुन यार ये दिक्कत आ गया, ये वाला काम को जल्दी थोड़ा देख ले, समझे। वही चीज़ है, मैंने वही लिखा है, ठीक है। इट्स टेम्परली सस्पेंड द करेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड ट्रांसफर कंट्रोल टू अ स्पेशल रूटीन कॉल्ड एन इंटरप्ट हैंडलर और इंटरप्ट सर्विस रूटीन, यानी ICR। अब इससे क्या होता है कि वो जो प्रोसेसर था, यानी जो CPU था, जो वो काम कर रहा था, वो बोलता अच्छा अच्छा भाई ठीक है, ये ले मेरा मतलब शक्ति ले ले कि अब तू कंट्रोल कर ले, ठीक है। तो इससे वो उसको कंट्रोल भेज देता है कि हाँ भाई तू अभी कंट्रोल कर, और तेरा जो प्रॉब्लम है इंटरप्ट है इसको सॉल्व कर, इंटरप्ट को रिजॉल्व कर। तो वही करता है कि अपना जो काम होता है वो करंट प्रोग्राम को सस्पेंड कर देता है और कंट्रोल को ट्रांसफर कर देता है स्पेशल रूटीन कॉल्ड, जिसको हम लोग इंटरप्ट हैंडलर बोलते हैं, उसको भेज देता है कि भाई इंटरप्ट हैंडलर जा देख तो भाई क्या दिक्कत हो गया इसको, सॉफ्टवेयर को, या फिर आप उसको इंटरप्ट सर्विस रूटीन भी कह सकते हैं। तो वही बोलता है कि इंटरप्ट हैंडलर जाके देख तो भाई ये सॉफ्टवेयर को क्या दिक्कत आ गया, उसको जाके सॉल्व कर। तो इस तरह से वो ट्रांसफर अपना मतलब जो ताकत होता है उसको भेज देता है, कंट्रोल को इसके आदर भेज देता है, इंटरप्ट हैंडलर को भेज देता है। फिर जब ये इंटरप्ट हैंडलर, ये जो आफ्टर द ICR फिनिशेस द प्रोसेसर रिज्यूम द इंटरप्टेड प्रोग्राम फ्रॉम वेयर इट लेफ्ट ऑफ, ठीक है। उसके बाद ये इंटरप्ट हैंडलर जाता है, सर्विस रूटीन जाता है इंटरप्ट वाला, उसके बाद वो काम कर देता है, जो भी इंटरप्ट हुआ था उसको सॉल्व कर देता है। उसके बाद फिर ये प्रोसेसर को आकर बता देता है भाई मैंने काम कर दिया। फिर प्रोसेसर बोलता है अच्छा ओके, फिर वो उससे अपना जो भी कंट्रोल होता है वो वापस ले लेता है, और वो जो काम ऑलरेडी मतलब कर रहा था वो फिर से उस काम पे लग जाता है, ठीक है। तो ये हो गया भाई हम लोग का इंटरप्ट। पूरा आप अच्छे से समझ में होंगे, आप कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग आराम से लिख सकते हो इंटरप्ट क्या होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को यूज़ ऑफ इंटरप्ट इनपुट आउटपुट में पूछ रहा है, यानी कि IO डिवाइस में कैसे इंटरप्ट काम करता है उसके बारे में एग्जाम्पल बताना है। तो देखिए, इंटरप्ट आर क्रूशल फॉर एफिशिएंट IO ऑपरेशन। विदाउट इंटरप्ट द प्रोसेसर वुड हैव बी रिपीटेडली चेक द स्टेटस ऑफ IO डिवाइस, यानी कि वेस्टिंग वैल्यूएबल CPU साइकिल्स। विथ इंटरप्ट द प्रोसेसर कैन परफॉर्म अदर टास्क वाइल वेटिंग फॉर IO ऑपरेशन टू कंप्लीट। तो देखिए, इंटरप्ट क्या होता है कि हम लोग का ये क्रूशल होता है IO ऑपरेशन के लिए, यानी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए। अगर इंटरप्ट नहीं होगा तो ये जो प्रोसेसर, ये जो CPU है ना, वो बार बार चेक करते रहेगा IO डिवाइस को, है ना। IO डिवाइस के स्टेटस को बार बार चेक करते रहेगा। लाइक फॉर एग्जांपल कीबोर्ड को बार बार चेक करता है कि भाई
कीबोर्ड पे कोई डेटा तो क्लिक नहीं हुआ है, मतलब कीबोर्ड पे कोई बटन तो नहीं क्लिक हुआ है, ये बार बार प्रोसेसर चेक करते रहेगा, समझे, इसी को पोलिंग कहते हैं। तो ये ना करे तो इससे क्या होगा कि भाई बार बार चेक करेगा तो ये जो वैल्यू सीपीयू का जो साइकिल है वो भाई ऑलरेडी वेस्ट होगा, है ना, बार बार चेक कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, मतलब कीबोर्ड पे कुछ क्लिक नहीं हो रहा पर लेकिन वो बार बार चेक कर रहा है, तो ये टाइम वेस्ट वाला काम हुआ है। तो अगर इंटरप्ट ना हो तो ऐसा ही चलते रहेगा, पर अगर इंटरप्ट होता है तो प्रोसेसर क्या अपना जो प्रोसेसर है वो अपना दूसरा काम करते रहेगा और फिर वेट साथ में वेट भी कर रहा है कि भाई कोई आई ऑपरेशन हो, है ना, लाइक कीबोर्ड पे कोई बटन क्लिक हुआ हो, तो वो भाई अपना काम दूसरा काम कर रहा है और साथ में ये भी देखते रह रहा है, मतलब वो उसको पता है कि हाँ उसके बैकएंड में चल रहा है कि कोई कीवर्ड पे बटन क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ है, समझे। तो इसी को कहते हैं इंटरप्ट। इंटरप्ट क्यों जरूरी है इनपुट आउटपुट पे। अब देखिए एग्जांपल पूछा है, तो रीडिंग डेटा फ्रॉम अ कीवर्ड, हम लोगों ने लिया है एक कि हम लोग कोई डेटा को कीवर्ड से रीड कर रहे हैं, तो कैसा होगा, पहले आएगा यूजर इनपुट। व्हेन अ यूजर प्रेसेस अ की ऑन अ कीबोर्ड द कीबोर्ड सेंड्स एन इंटरप्ट सिग्नल टू द प्रोसेसर। यानी कि यूजर इनपुट, यानी कि कीबोर्ड पे आप कुछ काम कर रहे हो, आपने कीबोर्ड पे कोई बटन क्लिक किया, तो आपने जैसे ही कीबोर्ड पे कोई बटन क्लिक किया, यहाँ पे हम लोग का इंटरप्ट जाग गया और इंटरप्ट जाग के प्रोसेसर को बोला भाई देखिए यहाँ पे कीबोर्ड पर किसी ने बटन क्लिक किया है, ठीक है, तो वही हुआ। फिर क्या आएगा, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। द प्रोसेसर रिसीव्स द इंटरप्ट सिग्नल एंड सस्पेंड द करेंटली रनिंग प्रोग्राम। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटरप्ट रिक्वेस्ट आएगा, यानी कि वही प्रोसेसर को रिक्वेस्ट किया कि भाई ये ऐसा कोई इंटरप्ट आया है, तो प्रोसेसर जो है रिसीव किया उस इंटरप्ट को और फिर अपना जो अभी करंट काम कर रहा था, जो भी काम कर रहा था उसको अभी रोक दिया कि भाई तू रुक जा, यहाँ पे अभी कोई बटन क्लिक हुआ है, ठीक है। फिर एक आएगा इंटरप्ट हैंडलर, है ना, बताया था मैंने, इंटरप्ट वही सेम चीज़ लिखा है, समझे। द प्रोसेसर जंप टू द कॉरेस्पॉन्डिंग आईसीआर फॉर द कीवर्ड इंटरप्ट। अब आएगा इंटरप्ट हैंडलर की बारी, प्रोसेसर ही भेजेगा इसको इंटरप्ट हैंडलर को कि भाई जा देख तो क्या काम है, तो जंप्स टू द कॉरेस्पॉन्ड आई, यानी फिर प्रोसेसर क्या करेगा कि उसके रिलेटेड जिस भी रिलेटेड मतलब जो भी इंटरप्ट आया उसके भी टाइप होते हैं, तो वो भी जिस टाइप का इंटरप्ट है वो उसके हिसाब का आईसीआर पे कूदेगा, है ना, इंटरप्ट हैंडलर पे कूदेगा और उसको बोलेगा कि देख भाई ये कीवर्ड का कोई इंटरप्ट आया है, इसको चेक कर तो क्या है, तो वो चेक करेगा। फिर आएगा डेटा रिट्राइवल। द आईसीआर रीड्स द कैरेक्टर कोड फ्रॉम द कीवर्ड बफर। फिर अब जो आईसीआर है, यानी कि ये आईसीआर मतलब यहाँ पे मैंने बताया था इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ये जो आईसीआर है ये भाई हम लोग का डेटा को रीड करेगा कि कीवर्ड पे क्या एग्जैक्टली क्लिक हुआ है, तो उसको कैरेक्टर कोड को रीड करेगा वो। उसके बाद फिर डेटा स्टोर करेगा वो, द आईसीआर स्टोर द कैरेक्टर कोड इन अ मेमोरी लोकेशन और बफर। फिर वो जो आईसीआर है वो कैरेक्टर कोड को मेमोरी में सेव करेगा या फिर बफर में सेव करेगा। उसके बाद प्रोग्राम रिजर्वेशन, उसके बाद फिर वही आईसीआर का काम खत्म, वो जो इंटरप्ट आया था बटन क्लिक हुआ था उसको उसने डेटा सेव कर लिया, मेमोरी में सेव कर लिया। अब ये फिर जाकर भाई प्रोसेसर को बोल देगा ले भाई काम खत्म, फिर प्रोसेसर क्या करेगा, चल भाई ठीक है मेरे को दे दे सारा शक्ति, मैं अपना काम करता हूँ, तो ये प्रोग्राम रिजर्वेशन। द आईसीआर सिग्नल द प्रोसेसर दैट इट हैज़ फिनिश्ड, है ना, आईसीआर सिग्नल भेजेगा प्रोसेस को कि भाई मेरा काम हो गया, मेरा काम खत्म। तो फिर क्या करेगा, द प्रोसेसर रिज्यूम द इंटरप्टेड प्रोग्राम फ्रॉम वेयर इट वाज सस्पेंडेड। फिर प्रोसेस अपना जो काम रुक के रखा था, रिज्यूम करके रखा था, उसको फिर से वापस से स्टार्ट कर देगा, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा एग्जाम्पल से भी समझ लिया है। आप अगर ये समझ गए होंगे तो बात खत्म। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, 5 मार्क्स का था। इसको भी आप अपने हिसाब से बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, है ना, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। मैं आपको यहाँ पे एकदम अच्छे से बता रहा हूँ हिंदी में, इसलिए ताकि आप लोग समझो और उसके बाद अपने हिसाब से लिखो जैसे पसंद हो, समझे। तो ये हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जी। ये क्या है, लिस्ट द वेरियस रजिस्टर कैटेगरीज इन्वॉल्व विथ 8086 माइक्रो प्रोसेसर, ऑल्सो गिव द रोल ऑफ ईच टाइप ऑफ रजिस्टर कैटेगरी। ये भी हम लोग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये जो रजिस्टर कैटेगरी है ना, इस तरह का भी क्वेश्चन मैं आपको MCS 12 में करवाया हूँ, ठीक है, अलग अलग रजिस्टर के बारे में पूछा था उसमें भी। तो मैं फिर से वही बोल देता हूँ, अगर देखोगे MCS 12 तो आपको एक फ़ायदा का ही होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है MCS 202 का, खुद से आप नहीं करना चाह रहे हो प्रीवियस ईयर, वीडियो देख के ही करना है, तो आप MCS 12 को देखिए, ज़रूर देखिए, और यही सोच के पढ़िए कि भाई मैं MCS 202 ही पढ़ रहा हूँ। और टॉपिक की तरह पढ़िएगा, याद रखिएगा हर क्वेश्चन को टॉपिक की तरह, इसमें भी हर क्वेश्चन को टॉपिक की तरह पढ़िए कि मैं भाई अभी ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, रजिस्टर टॉपिक पढ़ रहा हूँ। भूल जाइए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ये वेरियस रजिस्टर कैटेगरीज नहीं, आप पढ़ लो रजिस्टर, समझे। तो इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए द 8086 माइक्रो, इनको वही है सर्वर रजिस्टर, वही होता है कि सबका अलग अलग काम होता है। क्या क्या होता है प्रोसेसर मतलब रजिस्टर, वो देखिए। तो पहला आता है जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है, ये क्या होता है, दीज आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड डेटा मूवमेंट ऑपरेशन।
तो हम लोग का जनरल पर्पस में क्या होता है कि वही अर्थमेटिक जो ऑपरेशन होता है वो, या फिर लॉजिकल ऑपरेशन जो होता है, डेटा मूवमेंट ऑपरेशन जो होता है, ये सब वही हम लोग का जनरल पर्पस में होता है। अब इसके अंदर भी देखिए हम लोग का 4 टाइप होता है, AX, BX, CX और DX। ठीक है, तो AX रजिस्टर क्या किसी को कहते हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। इसके अंदर क्या होता है, ऑफन यूज्ड इन अर्थमेटिक एंड IO ऑपरेशन। इसमें हम लोग का क्या होता है, अर्थमेटिक और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो होता है वो हम लोग का AX रजिस्टर में होता है। इट हैज 2 पार्ट्स, AH और AL। ठीक है, जितने भी रजिस्टर होते हैं ये AX, BX, CX, ये हम लोग का सब 2 पार्ट में डिवाइड होता है, AH और AL। फिर अगर BX का देख रहे हैं तो BH और BL, CH, C और CL, इस तरह से। AH मतलब हाई वाला पार्ट, A का हाई वाला पार्ट जिसको हाई बाइट कहते हैं, और AL मतलब लो वाला पार्ट। यानी कि देखिए एक रजिस्टर जो होता है ना वो 16 बिट का होता है, समझे। और 16 बिट हम लोग का भाई 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 8 बिट का। तो 8 बिट होता है एक A लोअर यानी कि AL, और बाकी जो 8 बिट हुआ वो होता है AH यानी कि A हाई, समझे। तो इस तरह से हम लोग का AX रजिस्टर होता है। मेन काम क्या है कि इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन किया जाता है। फिर आता है BX, जिसे कहते हैं बेस रजिस्टर, यूज टू होल्ड द बेस एड्रेस फॉर मेमोरी एक्सेस। ये हम लोगों का क्या होता है, बेस रजिस्टर मतलब कि बेस एड्रेस, यानी कि जो भी हम लोग इनपुट यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम लोग डेटा यूज़ कर रहे हैं, वो किस मेमोरी पे है, समझे, किस बेस पे एड्रेस पे है अवेलेबल, वो हम लोगों का बेस एड्रेस पे होता है। ठीक है, फिर आता है CX, काउंट रजिस्टर, सर्व्स एज अ लूप काउंटर ड्यूरिंग आइटरेटिव ऑपरेशन। जब हम लोग कोई आइटरेटिव ऑपरेशन करना चाहते हैं ना, फॉर एग्जांपल मेरे को 1 से लेकर 5 तक जाना है, फिर कुछ मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी चेक करना है, तो ये जो आइटरेटिव वाला काम हुआ, जो लूप वाला काम हुआ, वो हम लोग का CX रजिस्टर में होता है। नाम क्या है, काउंट रजिस्टर, जिसके अंदर हम लोग काउंटर को सेट कर देंगे भाई 0 से लेकर 5 तक जाना, फिर वो अपना जाते जाएगा, 0 1 2 3 4 जो भी काम है वो करते जाएगा, 5 के बाद रुक जाएगा। ठीक है, तो ये सब काम हम लोग का CX रजिस्टर में होता है। फिर आता है DX, डेटा रजिस्टर, कॉमनली यूज्ड फॉर IO ऑपरेशन और टू स्टोर द रिमाइंडर इन डिवीजन ऑपरेशन। नाम से पता चला डेटा रजिस्टर, ये क्या होता है, इसके अंदर हम लोग का डेटा स्टोर होता है। लाइक इनपुट हो गया, इनपुट में कोई डेटा आया, आउटपुट में कोई डेटा गया, तो वो सब हम लोग का इस DX के अंदर होता है। और साथ में कभी कभी मान लीजिए कोई डिवीजन हुआ, उसके अंदर कोई रिमाइंडर जो बचा, वो हम लोग का भाई इस डेटा रजिस्टर में सेव हो जाता है, समझे। तो इस तरह से हम लोग का ये हो गया जनरल पर्पस। फिर आता है सेगमेंट रजिस्टर, ये क्या होता है, दिस रजिस्टर्स हैंडल सेगमेंटेशंस अलाउइंग द प्रोसेसर टू एक्सेस डिफरेंट पार्ट ऑफ मेमोरी इफिशिएंटली। ठीक है, अच्छा ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब जनरल पर्पस, ये AX BX काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से इसको देख लीजिए, समझे, क्योंकि काफ़ी बार ये सब चीज़ हम लोग का यूज़ होगा रजिस्टर के बारे में। तो अगर आप ये सब पता होगा ना तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो ये देखिए सेगमेंट रजिस्टर क्या होता है, ये हम लोग का सेगमेंटेशन को हैंडल करता है। लाइक प्रोसेसर को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेमोरी से, मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ मेमोरी को इफिशिएंटली यूज़ करने में हम लोगों का सेगमेंट रजिस्टर का काम करता है, समझे। तो इसके अंदर भी होता है CS, DS, SS, ES। तो CS मतलब कोड सेगमेंट, यानी कि होल्ड्स द सेगमेंट एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम कोड। यानी कि ये हम लोग का क्या करता है, CS कोड रजिस्टर सेगमेंट में हम लोगों का कोड वाला जो प्रोग्राम कोड का जो एड्रेस होता है वो हम लोगों का CS के अंदर, कोड सेगमेंट के अंदर सेव रहता है, समझे। सेगमेंट मतलब समझिए एक पार्ट हो गया, तो कोड वाला पार्ट एक सेगमेंट में। फिर आता है DS सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, नाम से पता चल रहा है। तो ये क्या करेगा, होल्ड द सेगमेंट एड्रेस ऑफ डेटा, है ना, डेटा और वेरिएबल्स का जो एड्रेस है उसको DS के अंदर हम लोग रखते हैं, नाम से पता चल रहा है। SS स्टैक सेगमेंट, समझ गए, पॉइंट्स टू द सेगमेंट कंटेनिंग द स्टैक फॉर मेमोरी ऑपरेशन। ये हम लोग का क्या करता है, पॉइंट करता है सेगमेंट को जहाँ पे हम लोगों का स्टैक है, कंटेनिंग द स्टैक फॉर मेमोरी ऑपरेशन। यानी कि स्टैक क्या होता है, एक तरह से समझिए डब्बा जिसके अंदर बहुत सारे डेटा हम लोग डाल सकते हैं। तो ये SS के अंदर क्या रहता है कि वो जो डब्बा जिस जगह पे है, जिस एड्रेस पे है, उसके ऊपर पॉइंट किया हुआ है ना, उस एड्रेस को जो जहाँ पे रखते हैं उसे कहते हैं हम लोग स्टैक सेगमेंट। ठीक है, फिर आता है ES, एक्स्ट्रा सेगमेंट, प्रोवाइड्स एन एडिशनल डेटा सेगमेंट फॉर ऑपरेशन लाइक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। ये भाई हम लोग का एक्स्ट्रा सेगमेंट है। मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा काम करना हो, एक्स्ट्रा किसी तरह का काम करना होगा, तो वो हम लोग का ES में आएगा। लाइक अगर कोई स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करना है हम लोगों को, तो वो हम लोग ES में जाके कर देंगे, समझे। तो ये हो गया हम लोग का सेगमेंट रजिस्टर। फिर आता है पॉइंटर रजिस्टर। तो ये क्या होता है, दीज रजिस्टर्स हेल्प पॉइंट टू स्पेसिफिक लोकेशन इन मेमोरी फॉर डेटा एक्सेस। नाम से पता चला पॉइंटर रजिस्टर, यानी कि पॉइंट करने वाला। तो ये हम लोग का हेल्प करता है कि किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे पॉइंट करना हो, है ना, किसी भी तरह का, मान लीजिए वहाँ से हम लोग को डेटा उठाना हो, डेटा एक्सेस करना हो, तो वो जो पॉइंट जाएगा वही हो गया हम लोग का पॉइंटर रजिस्टर। इसमें आता है SP और PP, यानी कि स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर क्या होता है, पॉइंट्स टू द
टॉप ऑफ द स्टैक एंड इज यूज्ड इन स्टैक ऑपरेशन। तो स्टैक पॉइंटर क्या होता है कि हम लोगों का भाई जो स्टैक होता है उसको टॉप पे यानी कि सबसे ऊपर जो वैल्यू है उसके ऊपर पॉइंट करता है, और ये हम लोग को स्टैक ऑपरेशन में यूज होता है। लाइक हम लोगों को कोई वैल्यू पुश करना हो स्टैक के अंदर, मतलब डालना हो तो, पॉप करना हो, कुछ निकालना हो तो, है ना। तो इस तरह से हम लोग का ये स्टैक पॉइंटर होता है। फिर आता है बेस पॉइंटर। बेस पॉइंटर मतलब यूज टू एक्सेस डेटा विद इन द स्टैक सेगमेंट। और ये हम लोग का बेस पॉइंटर जो हुआ वो हम लोग को स्टैक के अंदर डेटा को निकालने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई डेटा निकालना हो, है ना, कोई डेटा नीचे से डिलीट करना हो, तो हम लोग बेस पॉइंटर से उसको ढूंढेंगे या फिर डिलीट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंटर रजिस्टर। फिर आएगा इंडेक्स रजिस्टर। तो क्या होता है, दीज रजिस्टर आर क्रूशियल फॉर एरे एंड स्ट्रिंग ऑपरेशन। ये भाई हम लोगों का देखिए इंडेक्स नाम से पता चल रहा है। तो देखिए एरे के अंदर ही इंडेक्स होता है ना, एंड एरे के अंदर हम लोग बहुत सारा वैल्यू डाल सकते हैं, तो वो सब वैल्यू भी किसी किसी इंडेक्स पे होता है। तो ये इंडेक्स रजिस्टर यूज होता है एरे और स्ट्रिंग ऑपरेशन में। इसके अंदर क्या होता है, एस आई और डी आई। एस आई मतलब सोर्स इंडेक्स, सोर्स इंडेक्स मतलब पॉइंट्स टू द सोर्स ऑपरेंड ऑफ फॉर स्ट्रिंग ऑपरेशन, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका एक एरे है ना 5 साइज का, तो हम लोग एस आई यानी कि सोर्स इंडेक्स है उसको हम लोग 0 से शुरू करते हैं। मतलब कि ये जो एरे है इसके अंदर जो 0 प्लेस पे, 0 इंडेक्स पे कोई वैल्यू है उस पर आप एक काम करो, उसका स्क्वायर कर दो। तो मैं चाहूँगा तो एस आई को सोर्स इंडेक्स को 0 पे सेट कर दूंगा कि भाई ये 0 से शुरू होगा और लास्ट कहाँ तक जाएगा, तो 5 तक जाएगा। इस तरह से मैं सेट कर सकता हूँ ये इंडेक्स को। तो सोर्स इंडेक्स क्या हो गया, पॉइंट टू द सोर्स ऑपरेंड फॉर स्ट्रिंग ऑपरेशन, है ना, स्ट्रिंग ऑपरेशन कहिए या फिर एरे ऑपरेशन की ये बातें की है। फिर आएगा डेस्टिनेशन इंडेक्स। क्या होता है, पॉइंट्स टू द डेस्टिनेशन ऑपरेंड फॉर स्ट्रिंग ऑपरेशन। वही कि हम लोग स्ट्रिंग यानी कि स्टार्टिंग यहाँ से है भाई, सोर्स यहाँ से लेके डेस्टिनेशन क्या है 5 तक, यानी कि 1 से लेके तो 5 तक ये वाला ऑपरेशन करते हैं, सबका स्क्वायर करते हैं, समझे। तो ये हो गया SIDI। फिर आता है फ्लैग रजिस्टर। तो द फ्लैग रजिस्टर रिफ्लेक्ट्स द स्टेटस ऑफ द प्रोसेसर एंड ऑपरेशन। इट कंटेन्स कंडीशन फ्लैग एंड कंट्रोल फ्लैग। तो देखिए फ्लैग रजिस्टर क्या करता है, स्टेटस के लिए जो प्रोसेस हो रहा है, जो काम चल रहा है अभी, उसका क्या स्टेटस है, या फिर कोई जो ऑपरेशन चल रहा है इसका स्टेटस क्या है, वो बताने के लिए हम लोग फ्लैग रजिस्टर का यूज़ करते हैं। इट कंटेन्स फ्लैग एंड कंट्रोल फ्लैग। तो देखिए क्या होता है, कंडीशन फ्लैग क्या होता है, रिफ्लेक्ट्स आउटकम ऑफ ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल 0 फ्लैग, साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग। तो फ्लैग भी हम लोग का 2-3 तरह का होता है। मैंने क्या बोला, कैरी फ्लैग क्या दिखाता है, स्टेटस दिखाता है किसी प्रोसेस का, है ना, या फिर ऑपरेशन का हम लोगों को रिजल्ट दिखाता है। तो कंडीशन फ्लैग में होता है कि हम लोग का आउटकम जो हम लोगों ने ऑपरेशन किया उसका आउटकम क्या है वो दिखाने के लिए। लाइक कि 0 फ्लैग में हम लोग का ये पता चलेगा कि जो वैल्यू है वो 0 हुआ है कि नहीं। कोई भी मान लीजिए ऑपरेशन हुआ, उसका हम लोगों ने ऑपरेशन किया, उसके अंदर जो सॉल्यूशन आया, जो आंसर है, जो फाइनल वैल्यू है वो क्या, वो 0 है कि नहीं। तो ये 0 फ्लैग क्या रहेगा, सेट होकर रहेगा कि भाई 0 है तो 1 आएगा, नहीं तो 0 दिखाएगा, है ना। इसके अंदर एक ही वैल्यू होगा, यस और नो वाली बात, ठीक है। फिर साइन फ्लैग में बताएगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। कैरी फ्लैग में बताएगा क्या कैरी आया है। मान लीजिए 2 वैल्यू का सम किया, कोई कैरी बचा, तो वो कैरी क्या आया वो हम लोग का कैरी फ्लैग में जाएगा। फिर आएगा कंट्रोल फ्लैग। तो अफेक्ट द प्रोसेसर ऑपरेशंस, ठीक है। मैंने क्या बोला, ऑपरेशंस पे भी होता है ये। तो प्रोसेसर ऑपरेशन में लाइक कि डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग। तो लाइक प्रोसेसर ऑपरेशन मतलब कि मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं हम लोग को 1 से लेकर 4 तक जाना है, और फिर मान लीजिए 4 पे गए ना, तो फिर 4 से हम लोग को बैक होना है, ठीक है। तो ये प्रोसेसर ऑपरेशन हुआ, मतलब कुछ ऑपरेशन चल रहा है प्रोसेस पे, है ना। तो इसमें भी हम लोग का फ्लैग हो सकता है कि लाइक कि 4 पे चले गए हो तो 4 के बाद फ्लैग हम लोग का सेट रहेगा डायरेक्शनल फ्लैग, कि डायरेक्शनल फ्लैग को हम लोग कर देंगे 4 to 0 यानी कि नेगेटिव, अपोजिट, रिवर्स, इस तरह से हम लोग सेट करके रखेंगे फ्लैग को। लाइक वो 0 से गया 1 2 3 4 पे जाएगा, तो हम लोग को फ्लैग वहाँ पे सेट है कि भाई यहाँ से रिवर्स हो जाओ, तो फिर वो वहाँ से रिवर्स हो जाएगा और फिर 4 3 2 1 इस तरह से चलने लगेगा। तो ये होता है हम लोग का कंट्रोल फ्लैग्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सारा रजिस्टर सारे के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ लिया है, इसको एकदम अच्छे से देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर H। तो ये क्या बोलता है, कंपेयर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड इनडायरेक्टली एड्रेसिंग मोड, गिव एग्जांपल फॉर ईच। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं वही बता देता हूँ, अगर आपने डिस्क्रिप्शन के एंड वाला वीडियो अब तक नहीं देखा है तो ये वीडियो के एंड होते ही ये H नंबर लास्ट है, इसके बाद आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और आपसे जो बन पाता है ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो अब चलिए क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो देखिए डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, in this addressing mode the instruction contains the exact memory address of the operand. The processor directly accesses the memory location to retrieve or store data. This method is straightforward and efficient when working with known static memory location. लेकिन नाम से पता चला डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, यानी कि इसमें क्या होता है कि
इंस्ट्रक्शन जो होता है ना, जो भी काम करना है, अगर मान लीजिए उसको कोई मेमोरी से कोई डेटा को उठाना है तो उसके पास एग्जैक्ट डेटा पता रहता है ना, मतलब कि एग्जैक्ट मेमोरी पता रहता है हम लोगों को कोई भी ऑपरेंड का, मतलब जिस पे भी हम लोग को काम करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को ए वैल्यू की ज़रूरत है, ठीक है, ए के अंदर 5 है, ठीक है, तो हमको एग्जैक्ट पता होगा कि भाई ए के अंदर 5 है और डायरेक्ट मैं 5 को उठा सकता हूँ। तो वही चीज़ लिखा है, द इंस्ट्रक्शन कंटेन एग्जैक्ट मेमोरी एड्रेस, द प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सेस द दिस मेमोरी लोकेशन टू रिट्राइव और स्टोर डेटा। और फिर जो प्रोसेसर होता है वो डायरेक्टली भाई उस मेमोरी लोकेशन पे जाता है जहाँ पे डेटा है, और फिर वहाँ से डेटा को उठा लेता है, रिट्राइव कर लेता है, स्टोर कर लेता है, जो करना होता है करता है। इस मेथड से क्या होता है कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड है और एफिशिएंट है, जब हम लोग को पता रहता है कि भाई कि कौन से मेमोरी लोकेशन पर कौन सा डेटा है, ठीक है, जब हम लोग को वैल्यू पता रहती है तब हम लोग डायरेक्ट एड्रेसिंग का यूज़ करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल कर लेते हैं, कंसिडर एन इंस्ट्रक्शन लाइक एड AX, 500H, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 500H क्या है, तो हम लोग का एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है। हेयर 500H इज द मेमोरी एड्रेस वेयर द डेटा इज लोकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल लिया है कि भाई हम लोग क्या करो, ऐड कर दो AX, 500H। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ इसका मतलब समझिए कि क्या करो, 500H भाई हम लोग का एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, मेमोरी एड्रेस है। इसको मैंने इसके अंदर लिखा है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, तो ये हो गया भाई हम लोग का मेमोरी एड्रेस, यानी कि 5000H एक एड्रेस है, समझे। वहाँ पे कोई वैल्यू है, समझे, उस वैल्यू को क्या करो, ऐड कर दो AX के अंदर। AX भाई हम लोग को कोई रजिस्टर बताए, ऑब्वियस सी बात है, रजिस्टर है, तो AX के अंदर भाई उस वैल्यू को ऐड कर दो जो 5000H पे है। सिंपल सा बात है, वही चीज़ लिखे है, 500H इज मेमोरी एड्रेस वेयर द डेटा इज लोकेटेड, जहाँ डेटा लोकेटेड है। द प्रोसेसर गोज स्ट्रेट टू दिस एड्रेस, फिर प्रोसेसर क्या होगा, डायरेक्ट इस 5000H एड्रेस पे जाएगा, यहाँ से डेटा को फेच करेगा और ऐड कर देगा AX रजिस्टर के अंदर, AX रजिस्टर के अंदर ऐड कर देगा, समझे। तो इस तरह से हम लोग का ये वाला काम करता है। अब दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, नाम से पता चल रहा है, इन दिस मोड द मेमोरी एड्रेस इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज नॉट डायरेक्टली स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेमोरी एड्रेस जो होता है ऑपरेंड का, फॉर एग्जांपल ए का, वो हम लोग को डायरेक्टली नहीं बताता है कि भाई इस मेमोरी एड्रेस पे जाके ले ले, ऐसा नहीं बताता है, ठीक है। इंस्टेंट द इंस्ट्रक्शन पॉइंट टू अ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन दैट होल्ड्स द एक्चुअल एड्रेस, ठीक है। ये क्या करता है कि ये हम लोग का पॉइंट करता है रजिस्टर पे या फिर मेमोरी लोकेशन पे जो हम लोगों का एक्चुअल एड्रेस को होल्ड करके रखा है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम लोगों का कोई 500 अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल हम लोग समझाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्या होता है कि एग्जैक्ट एड्रेस तो नहीं बताता है, ये बस हम लोग को एक पॉइंट करके दिखाता है कि भाई इस एड्रेस पे ना, इस मेमोरी एड्रेस पे एक्चुअल एड्रेस अवेलेबल है, ठीक है, यानी कि इस मेमोरी पे तू चला जा, यहाँ पे तेरे को वो एड्रेस मिल जाएगा जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू है, समझे। यहाँ पे लेयर बन गया एक तरह से कि भाई तू ए के पास जा, ए तेरे को बताएगा कि बी का एड्रेस कहाँ है, तो ए के पास आप गए, ए से पूछे भाई बी का एड्रेस कहाँ है, तो बी फिर वो बोलेगा कि बी का एड्रेस भाई वहाँ पे है, तो फिर आप वहाँ पे जाके लोगे, वो वाली बात है। तो देखिए, द प्रोसेसर मस्ट फर्स्ट फेच द एड्रेस फ्रॉम द स्पेसिफाइड लोकेशन एंड देन एक्सेस द डेटा। तो यहाँ पे प्रोसेसर को क्या करना होगा, दो काम करना होगा। पहले हम लोग को फेच करना होगा एड्रेस को फ्रॉम अ स्पेसिफाइड लोकेशन, यानी कि मान लीजिए बहुत बड़े एरिया में उसको पहले वो लोकेशन को फेच करना होगा जहाँ पे उसको डेटा मिलेगा आगे का, तो पहले वो लोकेशन क्या, एंड देन एक्सेस द डेटा, उसके बाद वो वहाँ जाके फिर डेटा को एक्सेस करेगा। मेकिंग इट यूजफुल फॉर डायनेमिक और पॉइंटर बेस्ड ऑपरेशन, ये हम लोगों का डायनेमिक में अच्छा यूज़ होता है, और फिर जहाँ पे हम लोग को पॉइंटर बेस्ड ऑपरेशन करना हो वहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग यूज होता है। एग्जाम्पल, टेक दिस इंस्ट्रक्शन लाइक मूव BX, 5000H, और उसका दूसरा है ऐड AX, BX, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हेयर द एड्रेस 5000H इज स्टोर्ड इन दी BX रजिस्टर, यानी कि भाई क्या करो, मूव कर दो 5000H जो एड्रेस है ना, ठीक है, एड्रेस वाला है, इसको क्या करो, मूव कर दो BX के अंदर, यानी BX रजिस्टर के अंदर भेज दो। ये सब ऑपरेशन है, मूव BX, 500H, इसको आप ऐसे रीड करो, मूव कर दो, किसको मूव करो, तो 500H को कहाँ मूव करो, तो BX के अंदर मूव कर दो, समझे। तो यहाँ पे 500H एक एड्रेस है, उसको BX के अंदर हम लोगों ने भेज दिया। आप देखिए, भेज दिया, द प्रोसेसर यूजेज द वैल्यू इन BX एज अ पॉइंटर टू एक्सेस द ऑपरेंड इन मेमोरी, देन एड्स द डेटा फ्रॉम दैट लोकेशन टू दी AX रजिस्टर। अब क्या होगा,
यहाँ देखिए ये जो दूसरा है ऐड ए एक्स कॉमा बी एक्स, तो अब यहाँ पे क्या है, ये भी हम लोग का बी एक्स भी है क्या, बी एक्स का एक एड्रेस है ना, यहाँ पे बी एक्स के अंदर रजिस्टर के अंदर एक एड्रेस है, वहाँ जा। तो पहले ये जो बी एक्स है, बी एक्स के अंदर एड्रेस है, वहाँ जा। तो बी एक्स में गया, ठीक है, बी एक्स में देखा अच्छा कौन सा मेमोरी एड्रेस है यहाँ पे, मतलब कौन सा एड्रेस अवेलेबल है। तो यहाँ देखा कि ये जो 5000H है ये है बी एक्स के अंदर अभी अवेलेबल। तब ये क्या किया प्रोसेसर हम लोग का, पहले तो बी एक्स में गया, बी एक्स में जाके एड्रेस ढूंढा कि बी एक्स के अंदर कौन सा एड्रेस अवेलेबल है। तो फिर उसको पता चला 500H है, तो फिर वो 500H पे गया और 500H पे जाके देखा कि यहाँ पे कौन सा वैल्यू अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 है, तो फिर 5 उसको मिला। समझे, यहाँ पे देख रहे डबल काम करना होगा। तो एड ए एक्स को हमारा बी एक्स जब किया तो यहाँ पे बी एक्स के एड्रेस में गए, फिर बी एक्स में जाके हमको 500H मिला और 500H पे मेरे को जाके जो वैल्यू मिला था वो मिला। तो वहीं द प्रोसेसर यूज द वैल्यू इन पी एक्स एज द पॉइंटर टू एक्सेस द ऑपरेंड इन मेमोरी, ठीक है। देन एड्स द डेटा फ्रॉम द लोकेशन टू द एक्स रजिस्टर। उसके बाद यहाँ पे 500H में जो वैल्यू मिला उसको जाके ऐड कर दिया एक्स के अंदर। समझे, तो इस तरह से हम लोग का इनडायरेक्टली एड्रेस काम करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 का H नंबर भी देख लिया। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे 1 नंबर पूरा देख लिया, 1 का ABCDEFGH, ठीक है, ये 2 पार्ट में था, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको पता है इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, PDF में मिल जाएगा आपको, है ना। डिस्क्रिप्शन के एंड वाला वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।